प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 3 पे। ये सेकंड नहीं, थर्ड है। पहले में हमने प्रोटोजोआ के बारे में आपके साथ चर्चा किया, दूसरे में हमने पोरीफेरा पे चर्चा किया और सिलेंट्रेटा पे चर्चा किया, या कोलेंट्रेटा पढ़ते हैं कुछ लोग, अलग अलग सिलेंट्रेटा, कुछ लोग कोलेंट्रेटा पढ़ते हैं। और थर्ड आज फाइलम हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेटेहेल्मिंथेज। आपको बता दें कि आपके पूरे 12 जो हैं आपके ये बन चुके हैं, यानी एग्जाम पॉइंट्स 12 तैयार हैं और आगे की एग्जाम पॉइंट टाइपिंग हो रही। तो 12 एग्जाम पॉइंट का मतलब कि एक एग्जाम पॉइंट में 50 है, 50 गुणे 12, 12 मतलब हो गया 600। और एक एक एग्जाम पॉइंट कम से कम दो दो क्वेश्चन रखे, लगभग 1200 प्रश्न आपके पास तैयार हैं। और अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं कि कम से कम यहां से आपके 15 से 20 से या 25 कर लीजिए, 20 से 25 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम पॉइंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर अलग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ें उसमें बाद में चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं प्लेटेहेल्मिंथेज के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन इनकम्प्लीट आर्गन पाए जाते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि इनका जो पाचन तंत्र है वह पाचन तंत्र जो है पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है। एक ही ओपनिंग होती है जिससे दोनों काम होता है, यानी भोजन का इगेशन और इंगेशन दोनों प्रक्रिया होती है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम सेल पाई जाती है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। फ्लेम सेल जो है पाई जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, और भी इसके कई कैरेक्टर है, ज़्यादातर पैरासाइटिक होते हैं। लीवर फ्लूक इसका एक मेंबर है। इसमें प्लेनेरिया है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। इसके कई ऐसे लार्वा हैं, जैसे मेरासीडियम लार्वा है, सर्केरिया लार्वा, रेडिया लार्वा है, और ये क्या नाम मेटा सर्केरिया है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें टीनिया सेजिनेटा है, टीनिया सोलियम है, ये सभी ऑर्गेनिज्म हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और आपको कई बार फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग प्लेटेहेल्मिंथेज से रिलेटेड कुछ मैटर पे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एक एक करके चीज़ों को खोलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टीनिया सेजिनेटा कह रहा है टीनिया सेजिनेटा के बारे में, और तथा टीनिया सोलियम। टीनिया सेजिनेटा तथा टीनिया सोलियम दोनों ही मनुष्य की आंत के परजीवी हैं, यानी ये दोनों दो अलग अलग स्पीसीज हैं। सेजिनेटा और सोलियम ये दोनों इंटेस्टाइनल जो है पैरासाइट है, यानी परजीवी जो इंटेस्टाइन के परजीवी होते हैं। इनके शरीर 3 भागों में बंटे हुए हैं, स्कोलेक्स, ग्रीवा तथा स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स, ग्रीवा और स्टोबिला, ये 3 अलग अलग हिस्सों में बंटे होते हैं। आगे आते हैं टीनिया सोलियम में स्कोलेक्स। अब इसी का एक डिटेल कर रहे हैं, स्कोलेक्स की बात करते हैं। कह रहा है टीनिया सोलियम में स्कोलेक्स भाग में टुंडुक, चूसक तथा हुक पाए जाते हैं। अब मामला ये ना कि देखिए कि इन सब की इंग्लिश चाहिए। कई लोगों का एक कमेंट है, मैंने कमेंट भी देखा, व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोग जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि सर जो टर्मोलॉजी हैं उनकी आप इंग्लिश कर दीजिए। देखिए भाई, मैंने टाइप तो करवा दिया, अब जो टाइपिस्ट था मेरा वो हिंदी में करता था या इंग्लिश में, तो मैंने उस समय, अब इस समय ये सब काम मैं खुद कर रहा हूँ, तो अब मैंने सीख लिया धीरे धीरे। तो अब मैं इन सबको फिर से अपडेट जब करूँगा, यानी मैराथन के तौर पे या जब पूरा क्विक रिवीजन के तौर पे, तो वहाँ पे इन सब की इंग्लिश आपको लिखी हुई मिलेगी। अभी तो इसकी है, और इसकी भी शुद्ध इंग्लिश हिंदी दोनों में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप सब जान सकते हैं। तो यहाँ पाए, परंतु टीनिया सेजिनेटा में तंडुक नहीं पाया जाता, या रोस्टेलम। ये देखिए हिंदी में ही लिखा है, रोस्टेलम जो है इसको हिंदी में ही लिखा है रोस्टेलम, इसके इंग्लिश ना लिख करके लिख दिया कि या रोस्टेलम तथा हुक नहीं होते हैं। कह रहा 2 चीजें, तंडुक या रोस्टेलम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन, एक चीज याद रखिए, टीनिया सोलियम जो है इसमें स्कोलेक्स भाग में टंडुक, चूसक तथा हुक पाए जाते हैं। इसको टीनिया सोलियम में के स्कोलेक्स भाग में 3 तंडुक, चूसक तथा हुक पाए जाते हैं, परंतु टीनिया सेजिनेटा में तंडुक या रोस्टेलम, इसकी इंग्लिश रोस्टेलम है, तथा हुक, हुक की इंग्लिश तो हुक ही है, नहीं पाए जाते हैं। तो वह कौन सा ऐसा अंग है जो दोनों में कॉमन है? तो चूसक जो है दोनों में कॉमन है। प्रश्न पूछा गया है, यूपीटीजीटी में ही पूछा गया है कि टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम में वह कौन सा ऐसा अंग है जो कॉमन है? तो चूसक कॉमन है। कौन सा टीनिया सेजिनेटा में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? तो आप कहेंगे रोस्टेलम नहीं पाया जाता। कह रहा टीनिया सेजिनेटा में हुक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो आप कहेंगे हुक नहीं पाया जाता। ऐसे प्रश्न आपके फेस होंगे और आपको यस्टेट में ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आ जाते हैं, कह रहा है कि वृषण वासाइफ्रेंसिया
वासा डिफरेंस, सिरस, सिरस सैक टीनिया के नर जनन अंग के भाग होते हैं। यानी नर जनन अंग की अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ आप कह रहा है कि वृषण पाए जाते हैं, वासा इफ्रेंसिया पाया जाता है, यानी टेस्टिस पाया जाता है, वास इफ्रेंसिया वास इफ्रेंसिया है, वास डिफरेंसिया वास डिफरेंस है, सिरस पाए जाते हैं तथा सिरस सैक टीनिया के नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। जबकि ओ टाइप डिंब वाहिनी, अंडाशय, योनि, गर्भाशय, कह रहा है जबकि ओ टाइप डिंब वाहिनी, अंडाशय, योनि, गर्भाशय, उसके बाद योंग, मेहलिस ग्रंथि, मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। कह रहा है ये सभी किसके भाग होते हैं? मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। फैसियोला हिपैटिका का फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी है जिसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्था आती है। देखिए फैसियोला हिपैटिका जिसे आप लीवर फ्लूक कहते हैं, लीवर फ्लूक को यकृत पर्ण भी कहा जाता है हिंदी में, तो कह रहा है फैसियोला हिपैटिका जिसका नाम लीवर फ्लूक है एक परजीवी है, इसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्था आती हैं। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 5 लार्वा अवस्था आती हैं, मेरेसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा, 5 लार्वा अवस्था आती हैं। हेक्साकैंथ लार्वा टीनिया तथा फीताक्रिम की लार्वा अवस्था होती है। कह रहा है हेक्साकैंथ लार्वा जो है ये टीनिया या फीताक्रिम की जो है लार्वा अवस्था होती है। टीनिया सोलियम को ही फीताक्रिम कहते हैं, तो कह रहा है टीनिया सेजनेटा या टीनिया सोलियम को ही फीताक्रिम के नाम से जाना जाता है। तो फीताक्रिम का जो लार्वा होता है हेक्साकैंथ होता है, ये भी याद रखना। यानी 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं एक ही पॉइंट में। देखिए पहला प्रश्न ये है कि कितने लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका का कॉमन नाम क्या है? आप कहेंगे लीवर फ्लूक। किसका परजीवी है? इंटेस्टाइनल परजीवी है। ठीक है, इसके जीवन चक्र में कितने लार्वा अवस्था पाई जाती है? आप कहेंगे 5 लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन सी लार्वा अवस्था यहाँ पे नहीं पाई जाती? ऐसे प्रश्न दे देगा मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, हेक्साकैंथ। तो आप कहेंगे कि मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया ये 5 लार्वा अवस्था तो लीवर फ्लूक में होती हैं, परंतु हेक्साकैंथ जो लार्वा अवस्था है वो टीनिया की लार्वा अवस्था होती है। टीनिया को ही फीताक्रिम कहते हैं, तो उसकी लार्वा अवस्था के रूप में जाना जाता है। आई होप कि ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। अब इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या की बात आपके सामने नहीं है। यकृत कृम, यकृत में पाए जाने वाले कृम भेड़ तथा अन्य मवेशियों जैसे बकरी, सूअर इत्यादि की यकृत की वाहिकाओं में पाए जाते हैं। इसके जीवन चक्र की विभिन्न लार्वा अवस्थाएं होती हैं जैसे कि मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। कह रहा है यकृत कृम जो है यानी लीवर फ्लूक जो है ये मवेशियों में जैसे गाय, भैंस, सूअर यानी और यहाँ पे बकरी, सूअर इत्यादि की यकृत वाहिकाओं में पाए जाते हैं, यानी लीवर की जो नली होती है उसमें पाए जाते हैं। इसके जीवन चक्र में विभिन्न लार्वा अवस्था ऊपर वाली ही चीज है, मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया ये लार्वा अवस्था पाई जाती। परंतु ये अलग पॉइंट है तो कुछ तो अलग इसमें जरूर लिखा गया होगा, देखिए इसलिए अलग पॉइंट बनाई गई है। कह रहा इनमें 2 अवस्थाएं, ध्यान से देखिए 5 जो मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इन 5 में से इनमें 2 अवस्थाएं तैरने वाली होती हैं, यानी 2 अवस्था ऐसी है जो तैर सकती है बाकी तैरती नहीं है। कौन कौन तैर सकती हैं? मेरेसीडियम तैर सकता है तथा सर्केरिया ये दोनों तैर सकते हैं। मेरेसीडियम अवस्था सीलिया युक्त होती। कह रहा है कि इसमें तैरने के लिए क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है, तो ये इससे तैर सकता। अब आप याद रखिए कह रहा है लीवर फ्लूक में जो है पाए जाते हैं 5 लार्वा अवस्था, याद कर डालिए अभी। लीवर फ्लूक में यानी फैसियोला हिपैटिका में 5 लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट इन फैसियोला हिपैटिका, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मेरेसीडियम, सेकेंड आपका कौन कौन से देखिए मेरेसीडियम, सेकेंड स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया ये 5 स्टेज जो हैं आर प्रेजेंट इन द फैसियोला हिपैटिका, बट बोथ ऑल ऑफ देम 2 मेटासर्केरिया एंड सर्केरिया हैव सीलियल स्टेज एंड दे हैव टू एबिलिटी टू लोकोमोट। इनमें यह अवस्था होती कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोकोमोट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। अब प्रश्न पूछ लेगा कि लीवर फ्लूक की वह कौन सी अवस्था है जो तैर नहीं सकती है, तो अब आपको उसमें ढूंढना होगा। मेरेसीडियम और सर्केरिया के अलावा जितने होंगे वो तैर नहीं सकते हैं। मेरे या ऐसे दे देगा कि लार्वल अवस्था ऐसे दे देगा कि लीवर फ्लूक की वह लार्वा अवस्था जो गति करती है, दे दिया प्रश्न में। और नीचे दे दिया कि मेरेसीडियम, सर्केरिया और उसके बाद दे दिया कि जो है एक कोई और दे दिया।
ठीक। और नीचे ऑप्शन बिहार में आप जानते हैं कि एक और ऑप्शन होता है वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा सही। अब आप फंस जाएंगे तो आप वहां पर क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे एक से ज्यादा सही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाइनोकोकस छोटा फीता कृमि होता है। इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसके प्राथमिक पोषक कुत्ते होते हैं। यह मानव को भी प्रभावित कर सकता है। कह रहा है कि इकाइनोकोकस एक छोटा जो है छोटा फीता कृमि है और टेपवार्म है, और इसकी जो लंबाई होती है 3 to 6 मिलीमीटर होती है, और ये इसका प्राथमिक पोषक कुत्ता होता है। कभी कभी मनुष्य को भी यह प्रभावित करता है। अगला, ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल। ज्वाला कोशिकाएं मतलब फ्लेम सेल प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। फ्लेम सेल किसमें पाई जाती हैं, जो प्लेटेहेल्मिन्थीज के संघ के प्राणी होते हैं उसमें जो है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी फ्लेम सेल पाई जाती हैं। ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में ये कार्य करती हैं, इस उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा होती है जिसमें कुछ फ्लैजिला के एक सिरे आपस में मिल जाते हैं। वह उनकी गति से ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है, अतः इन्हें ज्वाला कोशिका कहते हैं। सिस्टोसोमा, किसकी बात हो रही है? अगला देखिए, सिस्टोसोमा को समांतर रुधिर फ्लूक कहा जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, लीवर फ्लूक यानी यकृत फ्लूक। अब किसकी बात आ रही, यहाँ पे दूसरे की बात आ गई जिसका नाम क्या है, रुधिर फ्लूक यानी ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा से आप पूछ लेगा जो है ब्लड फ्लूक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सिस्टोसोमा को रुधिर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। किसमें पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों का परजीवी होता है। इसका द्वितीयक पोषक घोघा होता है। नर सिस्टोसोमा में गाइनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। नर सिस्टोसोमा में गाइनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है, जिसका उपयोग वह निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए करता है। कह रहा है कि जो गाइनकोफोरिक स्टेज होती है, देखिए नर सिस्टोसोमा में गाइनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। अब आपसे पूछ लेगा कि गाइनकोफोरिक कैनाल का क्या काम है, तो आप कहेंगे गाइनकोफोरिक कैनाल का काम होता है कि जब ये निषेचन करता है तो निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए उपयोग में लाता है। जैसे जब निषेचन प्रक्रिया चल रही है तो उस समय मादा भाग ना जाए, तो उसे पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है, एक गाइनकोफोरिक का उपयोग करता है। निषेचन के पश्चात मादा नर से अलग होकर के अंडे देती है। जब निषेचन की प्रक्रिया पूरा हो जाती है तो मादा जो है क्या काम करती है, अंडा देने का कार्य करती है, यानी मादा ही अंडे देती हैं तो अंडा देने का कार्य करती है। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडियल लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, यानी 5 लार्वा अवस्था में से रेडियल लार्वा अवस्था जो है ये सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं पाई जाती। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है। सिस्टोट्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। सिस्टोट्स क्लास के जितने भी प्राणी होते हैं इसमें पाचन तंत्र पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इस वर्ग के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें सामान्यतः टेपवार्म कहते हैं। ये जंतु अपनी देहभित्र द्वारा ही पोषक से पचा हुआ तरल पदार्थ अवशोषित करते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु कशेरुकी के अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें अवायवीय श्वसन होता है तथा आहार नाल पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। सामान्यतः इन्हें टेपवर्म कहते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। इधर आ जाते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतु टेप्टोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं। इनमें मेटामेरिक खंडन तथा अरीय सम्मित नहीं होता है। टीनिया एक परजीवी जंतु है। टीनिया क्या है, एक परजीवी जंतु है। कौन, टीनिया। टीनिया एक परजीवी जंतु है। कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड में बता रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, बस एक सेकंड। हाँ, आज चलते हैं। कह रहा टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। टीनिया
टीनिया के दो शुरुआत में ही पढ़े थे, टीनिया सेजनेटा और टीनिया सोलियम। तो कह रहा है कि ये जो मनुष्य के आंत का परजीवी है और मनुष्य के आंत में पाया जाता है। इसमें आहार नाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, इसमें आहार नली नहीं पाई जाती है, अतः मुख नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन पोषक की आंत से देह भित्ति द्वारा अवशोषित करता है। चूसक इसमें पोषक की आंत से चिपकने में सहायता करते हैं। यानी ये जो चूसक है तो शकर है, चूसक मतलब शकर, शकर है, लेकिन जो आंत से चिपकने में मदद करता है, बाकी अवशोषित ही करता है। ये अवशोषण के द्वारा, एब्जॉर्प्शन के द्वारा न्यूट्रिएंट को प्राप्त करता है। ठीक। टीनिया जो एक मानव का परजीवी है, पाचक रस से पचने हेतु यह अपने शरीर से पाचक रस अवरोधक क्षारी म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्रावित करते हैं। कह रहा है टीनिया जो है, ये टीनिया एक मनुष्य का परजीवी है। अब एक किसी माध्यम से जाएगा, जैसे फूड के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, पानी के माध्यम से जाएगा। जब शरीर के अंदर जाएगा तो पाचन रस यानी HCl से मिलेगा, माउथ में अगर जाएगा तो सलाइवा से मिलेगा। तो ये जब मिलेगा और पेट में HCl से, तो इनसे बचना है इसे। और इस पाचक रस से बचने के लिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड किसका निर्माण करता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का निर्माण स्रावित करता है, जो उसके शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड उसके शरीर के चारों तरफ एक आवरण के रूप में पाए जाते हैं। टीनिया प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन चक्र दो पोषकों, टीनिया जो है कह रहा प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन दो पोषकों मनुष्य और सुअर में पूर्ण करता है। कह रहा टीनिया जो है प्लेटेहेल्मिन्थीज का एक संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन चक्र दो पोषकों में पूरा करेगा, मनुष्य तथा सुअर में पूर्ण करता है। वयस्क परजीवी मनुष्य की आंत में एक लंबी अपारदर्शक फीते के रूप में पाया जाता है। कह रहा वयस्क जो होता है, एडल्ट होता है, वह मनुष्य के शरीर में मतलब आंत में पाया जाता है। टीनिया एक नर परिपक्वता उभयलिंगी जंतु है। कह रहा टीनिया में नर परिपक्वता पाई जाती है और ए कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा जननांग दोनों उभयलिंगी। टीनिया एक नर परिपक्वता उभयलिंगी जंतु है। टीनिया, टीनिया सोलियम उभयलिंगी नहीं होगा भाई, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। टीनिया जो है उभयलिंगी, एस्केरिस जो होता है वो अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, सही है। टीनिया उभयलिंगी जंतु होता है, सही। चप्टाक्रिम प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों को कहा जाता है। चप्टाक्रिम इसका प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों का कॉमन नाम क्या है? फ्लैटवर्म यानी चप्टेक्रिम को कहा जाता है। इनमें आहार नाल या तो अपूर्ण होती है, कह रहा कि या तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपूर्ण होता है या तो अनुपस्थित होता है, यानी आहार नाल। इनमें गुदा अनुपस्थित होता है, ये तो तय है कि इनमें गुदा क्या होता है? अनुपस्थित होता है। फैसियोला हिपेटिका यानी लीवर फ्लूक एक द्विपोषदी परजीवी है, दो पोषदों में मिलकर के इसका परजीवन होता है, जीवन चलता है। इसके जीवन चक्र दो पोषदों में पूर्ण होते हैं। कितने पोषद में पूर्ण होते हैं? दो पोषदों में पूर्ण होते हैं। भेड़ प्राथमिक पोषद माना जाता है। भेड़ क्या माना जाता है? प्राथमिक पोषद माना जाता है, क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था होती है। घोंघा मध्यस्थ पोषद माना जाता है, इसकी विभिन्न लार्वल अवस्था होती हैं। ठीक। टेपवार्म, टेपवार्म के शरीर में मिथ्या खंड पाए जाते हैं। कह रहा है टेपवार के शरीर में मिथ्या खंड पाए जाते हैं, जिन्हें देह खंड कहते हैं। इसमें अंतिम खंडों में अंडे भरे होते हैं, जिन्हें ग्रेविड कहते हैं। ये खंड, टेपवार्म की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से अलग होते हैं, जिसे एपोलाइसिस कहते हैं। कह रहा जब ये मुख्य शरीर से अलग होते हैं तो इन्हें एपोलाइसिस कहा जाता है। चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मेजोडर्मी ऊतक भरा होता है, जिसे पैरेन्काइमा या मीजेनकाइमा कहते हैं। यह एक द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है तथा अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखता है। ब्लैडर क्रिम टेपवार्म एक लार्वा, ब्लैडर क्रिम टेपवार्म एक लार्वा है जो सुअर या गाय की मांसपेशियों में विकसित होता है। कह रहा ब्लैडर क्रिम या टेपवार्म जो है एक लार्वा है जो सुअर या गाय की मांसपेशियों में विकसित होता है तथा अधपके मांस को खाने से मनुष्यों को संक्रमित करता है। किसको? मनुष्यों को संक्रमित करने का कार्य करता है। टीनिया सोलियम या टेपवर्म की दो लार्वा अवस्थाएं होती हैं, हेक्साकैन या सिस्टीसर्कस या ब्लैडर वर्म। जब सुअर जो कि द्वितीयक पोषद होता है
का मांस, कह रहा है जो सुअर है वो द्वितीयक पोषक होता है, का मांस सिस्टी सर्कस से कहाँ चला जाता है, सिस्टी सर्कस से कहाँ जाएगा, अत्यधिक संक्रमित होता है तो इसे मेसल पॉर्क कहते हैं। कह रहा है जब वो किससे संक्रमित होता है, टीनिया सोलियम से संक्रमित होता है। कह रहा फिर यहाँ देखिए, कह रहा टीनिया सोलियम या टेपवार्म की दो लार्वा अवस्था होती है, हेक्साकैंथ लार्वा अवस्था और सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वार्म लार्वा अवस्था। जब सुअर जो कि द्वितीयक पोषक के रूप में है मांस में सिस्टी सर्कस, मांस में सिस्टी सर्कस मतलब ब्लैडर वार्म लार्वा से अत्यधिक संक्रमित होगा तो क्या होगा, इसे मिसल पॉर्क के नाम से जाना जाता है। टीनिया एक परजीवी होता है जो आंत में रहता है। टीनिया क्या है, एक परजीवी है और जो कहाँ होता है, आंत में होता है, रहता है। इसके चारों ओर द्रवीय माध्यम होता है, इसके द्वारा द्रवीय माध्यम तथा इसके शरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने को ऑस्मोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। जब अलैंगिक अवस्था अल्प विकसित होती है तथा लैंगिक अवस्था अत्यधिक विकसित होती है तब ऐसे इसे पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं या एलोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे पीढ़ी एकांतरण यकृत फ्लूक में देखने को मिलता है या पाया जाता है। ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय अवस्था में 3 जननिक स्तर होते हैं, कह रहा जिसके भ्रूणीय अवस्था में 3 जननिक स्तर होते हैं त्रिस्तरीय जंतु कहलाते हैं। टर्बिलेरिया, सिस्टोडा तथा ट्रिमेटोडा संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज के वर्ग के सदस्य हैं। वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य तथा अंतःपरजीवी दोनों हो सकते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य मुख्यतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये इस समय इसका कोई रोल नहीं है, ये आप बिहार के लिए फ्री है। पहले उसमें टिजटी पिजटी के लिए जब चल रहा था तब इसको लगाया गया था, अब तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हम लोग स्केलमेंथीज को कब पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। और स्केलमेंथीज में टोटल आप यहाँ पे देखिए, टोटल अगर पूरे एग्जाम पॉइंट को देखें तो लगभग 43 प्रश्न आपके थे। अब इसके बाद एनिलिडा आएगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जो हमने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम का कर दिए हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का टाइपिंग हो चुकी है और सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइपिंग चल रही है। हम लोग एनिमल किंगडम का पूरा कर लिए थे, उसके बाद जो टाइपिंग आपकी है सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइपिंग चल रही है। सर्कुलेटरी और रिसेप्टरी सिस्टम एक साथ टाइप हो रहा है, मतलब एक ही में दिया गया है। उसके बाद जो है स्केलेटन सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, उसको देना है और उसके तुरंत बाद हमारा फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें कोशिका देना है पूरा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी वाला पूरा सेल डिवीजन, सेल का ये, और उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स का अलग रहेगा। और फिर जेनेटिक्स है, सेल के बाद जेनेटिक्स वाला हिस्सा आ जाएगा। जेनेटिक्स के बाद हम लोग उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद इकोलॉजी। यानी कुल मिला जुला के 30 आपके एग्जाम पॉइंट्स तैयार होने वाले हैं। 30 एग्जाम पॉइंट्स का अर्थ ये हो गया कि आपको कम से कम ये मान के चलिए कि उसमें से 70 नंबर तक का पेपर मिल जाएगा, ये भरोसा है 30 में से। और इन 30 को हम आपको 20 फरवरी तक करा देंगे। 26 फरवरी से उम्मीद है ये स्टेट होगा और जो आपका पेपर होगा वो मार्च में होगा। और फिर इसके बाद इसको हम फिर से अपडेट करेंगे और उसको मैराथन के रूप में लाएंगे। 2-2, 3-3 घंटे की लाइव क्लास होगी जो रात में आपकी निश्चित होगी, 12-1 बजे से निश्चित होगी, जो सुबह तक चलेगी मार्च में। और ईमान चलिए कि 28 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और तब तक होगा जब तक कि पेपर होना जाए। 3-4 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें 1-2 पार्ट जो भी होंगे उसको पूरा डिटेल में करेंगे, डायग्राम के साथ समझेंगे और पूरे डिटेल में उसको करेंगे, ताकि उनमें से मतलब इसी 30 एग्जाम पॉइंट्स को दोबारा हम लोग करेंगे। उसमें इंग्लिश के टर्म होंगे, डायग्राम होंगे, उसको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझेंगे और इस तरह से हम उसको फिर से रिवीजन करेंगे। तब तक प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से भी करेंगे। और इतना अगर हमने कर लिया ना, तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ एनसीईआरटी पॉइंट एग्जाम पॉइंट से 70 से 80 क्वेश्चन आप सब्जेक्ट में, 70 से 75 क्वेश्चन आप सब्जेक्ट में सही करके आएंगे, ये भरोसा रखिए। बाकी और जीके जीएस इत्यादि चीजें आप अपना पढ़ते रहिए भाई, उसकी क्लास नहीं चल पाएगी, समय बहुत कम है, मैं अकेले काम करता हूँ, सच सच है। ठीक, तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।